स्वागत है। आज का टॉपिक है दमित बालक। वे बालक जो किसी अज्ञात आशंका एवं भय के कारण विचारों तथा योग्यताओं को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, वे दमित बालक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के बालकों का जीवन इतिहास विधि के माध्यम से अध्ययन करके इनके व्यवहार में जाने वाले अज्ञान आशंका के कारणों का पता लगाकर इनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को समूह में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को विद्यालय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। संवेदना ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचने की क्रिया को संवेदना कहते हैं। संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रक्रिया है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदनाओं की श्रेणी में आता है। 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। इन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक 7 संवेदनाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। फिर इसमें बुद्धि है। बुद्धि संपूर्ण मानसिक क्षमताओं का योग है। बुद्धि एक विवेकशील चिंतन है। बुद्धि सीखने योग्यता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, लेकिन उसका विकास जीवन काल में होता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यताएं है। यह बुद्धि का पिच है। बुद्धि की विभिन्न परिभाषाएं। बुद्धि वातावरण के प्रति समायोजन है। कोलविन के अनुसार कोई व्यक्ति जिस अनुपात में वातावरण के प्रति समायोजन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धि माना जाता है। स्टर्नर के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकीघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मैकडूगल के अनुसार बुद्धि वह जन्मजात योग्यता है जो अतीत के अनुभव को सुधारती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बिने के अनुसार बुद्धि किसी समस्या के बारे में सोचने, तर्क करने और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि सांवेद्यिक चिंतन है। टरमन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। रेक्स नाइट के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा किसी समस्या की पूर्ति और उसके समाधान हेतु मन में विचारों को जागृत करती है। बट्टर के अनुसार बुद्धि तर्क व निर्णय करने की क्षमता है। बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। फर्स्ट है डियर बोन के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की उन संपूर्ण शक्तियों का योग है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है एवं प्रभावपूर्ण तरीके से वातावरण के साथ क्रिया करता है। बुद्धि के तत्व वुडवर्थ के अनुसार 4 तत्व हैं। फर्स्ट है अतीत के अनुभव का प्रयोग। सेकंड है नवीन परिस्थितियों को समझना। थर्ड है वातावरण के साथ समायोजन। फोर्थ है कार्यों को विशाल दृष्टिकोण से देखना। बुद्धि की विशेषताएं। फर्स्ट है बुद्धि जन्मजात योग्यता भी है और वातावरण से अर्जित योग्यता भी है। बुद्धि सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। बुद्धि से विवेक उत्पन्न होता है। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि वातावरण के प्रति अनुक्रिया करना सिखाती है।
शारीरिक आयु वास्तविक आयु जन्म तिथि से निर्धारित होती है। मानसिक आयु 1905 में फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने व साइमन के द्वारा विभिन्न आयु स्तर के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया तथा इस आधार पर मानसिक आयु पता लगाने का प्रयास किया गया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि IQ विलियम स्टर्नर ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया। IQ बराबर होता है MA/CA। टर्मन ने आधुनिक बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया। IQ बराबर MA/CA गुना 100। बुद्धि लब्धि स्तर विवरण 140 से ऊपर प्रतिभावान या मेधावी, 130 से 140 अति उत्कृष्ट बुद्धि, फिर 120 से 130 उत्कृष्ट उच्च बुद्धि, फिर 110 से 120 यह परक श्रेष्ठ बुद्धि, फिर 90 से 110 सामान्य, फिर 80 से 89 तक मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीणहीन बुद्धि, फिर 50 से 69 अल्प बुद्धि, 25 से 49 मूर्ख और फिर 25 से कम जड़ बुद्धि। महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है 60% लोग 90 से 100 के मध्य बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आते हैं। 14% लोग 3 बुद्धि वाले होते हैं। 14% लोग मंद बुद्धि होते हैं और 6% लोग 120 से 140 के मध्य होते हैं। फिर 6% लोग 70 से 80 के मध्य होते हैं। 1% लोग 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले हैं और 1% लोग 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, माता पिता का व्यवसाय, फिर बुद्धि के सिद्धांत में आएगा बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि वह केंद्रीय शक्ति है जो सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का संचालन करती है। बिने के अनुसार बुद्धि एक तत्व से बनी है जिसे प्रतिभा कहते हैं। यह बुद्धि का तानाशाही सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई जिस तरह से पश्चिम में चलता है उसी प्रकार पूर्व में भी चल सकता है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत प्रतिपादक स्पेयरमैन। 1904 में स्पेयरमैन इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 तत्वों का योग है, सामान्य तत्व और वह विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जन्मजात है परंतु विशिष्ट तत्व अर्जित है। इस स्पेयरमैन ने 1911 में अपने सिद्धांत में संशोधन किया तथा बुद्धि के तत्व बताए: सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, समूह तत्व। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादक थॉर्नडायक इसके अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार के कारकों का सामूहिक योग है, जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता, भाषण योग्यता। थॉर्नडायक के अनुसार विभिन्न ईंटों को मिलाकर मकान बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न कारकों के मिलने से बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत प्रतिपादक है गॉडफ्रे यह थॉमसन। इस सिद्धांत के अनुसार कई प्रकार की योग्यताएं मिलकर बुद्धि का निर्माण करती हैं और ये कारक अलग अलग प्रतिदर्शों
ब्रैकेट में संघों का निर्माण करते हैं। 1/10 के सभी गुण आपस में समान होते हैं, लेकिन ये दूसरे 1/10 से भिन्नता रखते हैं। बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता को सिद्धांत प्रतिपादक है। केली के अनुसार विभिन्न कारक समूह तत्व परस्पर मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। जैसे फर्स्ट है सामाजिक योग्यता, सेकंड है यांत्रिक योग्यता, थर्ड है शाब्दिक योग्यता, फोर्थ है सांख्यिक योग्यता, पांचवा है रुचि योग्यता, सिक्स है शारीरिक योग्यता, सातवां क्रियात्मक योग्यता, आठ है संगीतात्मक योग्यता, नौ है प्रक्षेपण योग्यता। फिर है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादक है बटर या वर्णन। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जिन मानसिक योग्यता से मिलकर बनी है उन्हें 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर है, द्वितीय स्तर को मध्यम स्तर भी कहते हैं, और तृतीय स्तर। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या उत्पादन संक्रिया सिद्धांत प्रतिपादक है जेपी गिलफोर्ड। अनुसार बुद्धि तत्वों का योग है। फर्स्ट है विषय वस्तु, व्यक्ति द्वारा चिंतन मनन के लिए जिसका सहारा लिया जाता है उसे विषय वस्तु कहते हैं। सेकंड है संक्रिया, संक्रिया से तात्पर्य विषय वस्तु पर चिंतन मनन कर उसका उपयोग करना। उत्पादन, विषय वस्तु पर की गई बौद्धिक क्रिया से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल 150 तत्व होते हैं। ये इसका ग्राफ है। फिर है गिलफोर्ड का बुद्धि सरधना को प्रदर्शित करता हुआ प्रतिमान। सूचना संसाधन सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत प्रतिपादक है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी होती है। प्रत्येक पटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिसको वह संसाधित करता है, अर्थात जिसके गुण अवगुण की परख करता है और उसके आधार पर विवेचना करता है और समस्या का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति निम्न प्रकार से सूचना को संसाधित करता है। फर्स्ट है कूट संकेत, व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संगत पर्याप्त सूचनाओं की पहचान करता है। अनुमान, पर्याप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अनुमान लगाता है। व्यवस्थागत परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति के बीच प्राणी संबंध जोड़ता है। फोर्थ उपयोग, व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। अनुक्रिया, व्यक्ति समस्या का व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम साधन ढूंढता है। फिर स्टर्नबर्ग के इस सिद्धांत में अभिज्ञ व्यवहार के पीछे छिपे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को 3 घटकों में बांटा गया। फर्स्ट मेटा घटक से तात्पर्य उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं से होता है जिसके माध्यम से कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है और उन्हें अंतिम निर्णय दिया जाता है। निष्पादन घटक से तात्पर्य उन वास्तविक मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जिनके माध्यम से किसी कार्य को संपन्न किया जाता है। ज्ञान संग्रहण घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसे व्यक्ति नई सूचनाओं से सीख पाता है तथा स्मृति में सूचनाओं को सीखने का उपयोग करता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति में 3 तरह की बुद्धि पाई जाती है। फर्स्ट है विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसे घटकीय बुद्धि भी कहा गया है। सृजनात्मक बुद्धि, इसे अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा गया। व्यवहारिक बुद्धि, इसे सुंदर भावात्मक बुद्धि भी कहा गया। बुद्धि का पास मॉडल, इस मॉडल का प्रतिपादन जेपी दास, जैक नागलीरी तथा किर्वी द्वारा 1944 में किया गया। इस सिद्धांत का संबंध सूचना संसाधन
उपागम से है, जो गत्यात्मक होता है। बुद्धि का यह मॉडल पास नामक 4 तत्वों का प्रतिफल है, जैसे योजना, अवधान, समकालिक, अनुकर्मिक। बुद्धि के सिद्धांत प्रतिपादक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। द्विकारक सिद्धांत है स्पेयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत है स्पेयरमैन। बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक। बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर एम कैली। फिर समूह कारक सिद्धांत है थर्स्टन। फिर बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत है यह थॉमसन। फिर है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है बटर तथा वर्णन। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत है बी.एस. ब्लूम। फिर है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जे.पी. गिलफोर्ड। बुद्धि कै तथा बुद्धि ख का सिद्धांत हैब। फिर त्रितंत्र सिद्धांत 1925 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। फिर इसमें समायोजन में आएगा प्रतिकूल वातावरण या प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ साथ धीरे धीरे समझौता करने की प्रवृत्ति समायोजन कहलाती है। अर्थात समायोजन वह शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक अंगों व वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। बोरिंग व लैंगफील्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों के माध्यम संतुलन बनाए रखता है। समायोजन की आवश्यक शर्तें मनुष्य के विचार, इच्छा, प्रेरणा व लक्ष्य, इन चारों में जितना अधिक समन्वय होगा समायोजन उतना ही अधिक होगा। इन चारों तत्वों का सामाजिक मूल्यों एवं कानूनी नियमों के साथ मेल जरूरी है। कुसमायोजन ओलपोर्ट के अनुसार कुसमायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय व व्यक्तिगत बाधाओं एवं इससे उत्पन्न व्यवहारिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। कुसमायोजन की विशेषताएं। फर्स्ट है यह अवास्तविक होती है, इसके कारण मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सेकंड है इसमें संवेगात्मक खिंचाव उत्पन्न होता है। थर्ड है कुसमायोजन अत्यधिक उच्च एवं अत्यधिक निम्न स्तर के लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। कुसमायोजन का वर्गीकरण कोलमैन ने 1978 में कुसमायोजन को 5 भागों में बांटा है। इन वर्गीकरणों को वह प्रतिबल नाम देता है। यह निम्न है। फर्स्ट है कुंठा ब्रैकेट में भर गासा। फिर है सेकंड अंतर्द्वंद ब्रैकेट में मानसिक इंद्रा या संघर्ष। फिर है थर्ड मानसिक तनाव। फिर है फोर्थ मानसिक दबाव। ठीक है। फिर फिफ्थ है दुश्चिंता। फिर फर्स्ट है कुंठा या भर गासा। फिर है फर्स्ट गुण के अनुसार भर गासा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। कोल सैनिक के अनुसार भर गासा से अभिप्राय है किसी आवश्यकता की पूर्ति व लक्ष्यों की प्राप्ति के अवरुद्ध या निष्फल होने की अवस्था में उत्पन्न होने वाली भावना जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। कुंठा के प्रकार भारी आंतरिक भारी किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, नैतिक या कानूनी नियमों के कारण, दूसरों की इच्छाओं के कारण व भौतिक बाधा के कारण उत्पन्न होने वाली कुंठा। आंतरिक भय, स्वयं की अयोग्यता, ज्ञान, साहस व शक्ति की कमी, कुशलताओं का अभाव आदि के कारण उत्पन्न होने वाली कुंठा।
फर्स्ट है मानसिक द्वंद। मानसिक द्वंद का अर्थ है मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ दो विरोधी विचार, उद्देश्य व भावनाओं का उत्पन्न होना। फिर है बोरिंग। बोरिंग व लेंगफील्ड के अनुसार अंतर्द्वंद वह अवस्था है जिसमें विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं और जिनकी तृप्ति या प्राप्ति एक साथ संभव नहीं होती। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में इदम अहम व परा अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव ही अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद के प्रकार। कर्त लेविन के अनुसार प्रकार। फर्स्ट है उपागम अंतर्द्वंद। दो धनात्मक विरोधी विचार उत्पन्न होने पर उपागम अंतर्द्वंद की स्थिति बनती है जिसमें से किसी एक का चयन करना होता है। सेकंड है परिहार अंतर्द्वंद। दो ऋणात्मक विरोधी विचार का उत्पन्न होना तथा उसमें से किसी एक का चयन करना, जैसे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति का होना। उपागम परिहार अंतर्द्वंद एक धनात्मक एवं ऋणात्मक विचार। मानसिक तनाव ऐसा गंभीर मानसिक भारीपन है जो कि मात्र से उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति निरंतर संवेगात्मक खिंचाव से ग्रस्त रहता है। ग्रेटस के अनुसार मानसिक तनाव असंतुलन की वह दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। मानसिक तनाव के कारण मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, इच्छित लक्ष्यों की अप्राप्ति, अपमान व अपमानजनक परिस्थितियां, शारीरिक दोष, पारिवारिक सामंजस्य का अभाव, असफलता आदि। मानसिक दबाव। प्रोफेसर नॉर्मन टेलर के अनुसार दबाव वह प्रतिबल है जिसमें किसी व्यक्ति की पर्याप्त रूप से कार्य या योग्यता संकटग्रस्त हो जाती है। फर्स्ट है मानसिक दबाव के दो प्रकार हैं। फर्स्ट है जैविक ब्रैकेट में आंतरिक दबाव। सेकंड है मनोवैज्ञानिक ब्रैकेट में बाहरी दबाव। दुश्चिंता फ्राइड के सिद्धांतों पर आधारित है। फ्राइड के शब्दों में दुश्चिंतता किसी व्यक्ति में वह वास्तविक या काल्पनिक भय सूचक स्थिति है जिसके कारण अति निकट भविष्य में किसी अनिष्ट के अतिरंजित ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा आतंक से उत्पन्न भयग्रस्त संवेगात्मक स्थिति का बोध होता है। मूरर के अनुसार भय का ही दूसरा नाम दुश्चिंतता है। दुश्चिंतता के प्रकार। फ्राइड के अनुसार तीन प्रकार। विषय परक ब्रैकेट में भौतिक दुश्चिंतता, नैतिक दुश्चिंतता, फिर है तंत्रिका तापी दुश्चिंतता। फिर दुश्चिंतता के प्रकार। जीवन की कठोर परिस्थितियों से निपटने की अयोग्यता। सेकंड अति संवेदनशीलता, असुरक्षा की भावना, शैशवकालीन भय परिस्थितियां, हतोत्साहित जीवन आदि। मादक पदार्थों का सेवन, पारिवारिक संबंधों का अभाव आदि। इकलौता बालक या अत्यधिक दुलारा बालक, दोषपूर्ण सामाजिकरण की प्रक्रिया आदि। मनोरचनाएं या रक्षा युक्तियां या रक्षा क्रिया तंत्र। जब व्यक्तित्व संकट में पड़ने लगता है तब मनुष्य का मस्तिष्क कुछ चेतन व अचेतन प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये क्रियाएं मनोरचनाएं कहलाती हैं। फिर है इसमें प्रमुख रक्षा युक्तियाँ। फर्स्ट है दमन एक अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क कष्टदायक आवेगों, घातक इच्छाओं व असहनीय स्मृतियों को मनुष्य की चेतना से पृथक करता है। समन एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के स्वयं द्वारा कष्टदायक संवेगों को भुला देने का प्रयास किया जाता है, जैसे प्रातःकालीन दूध वाले से झगड़ा होना, फिर थोड़ी देर में उस घटना को भूलने की कोशिश करना।
बाधा, अंतर्बाधा चेतन व अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई घटना, कार्य या क्रिया को बाधित कर उसे भुलाने का प्रयास करती है। जैसे जम्मू कश्मीर जाने के बाद गोवा जाते हैं तो गोवा की यादें जम्मू कश्मीर की यादों में बाधा बन जाती है। प्रतिगमन, यह वह मनोरचना है जिसमें मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु बाल्य अवस्था की ओर लौटने का प्रयास करता है। उदाहरण, परीक्षा में पास न होने पर जोर जोर से रोने लगना। रूपांतरण, रूपांतरण वह प्रतिबल है जिसमें शरीर की दमित ऊर्जा विभिन्न शारीरिक रोगों के रूप में बाहर निकलती है। जैसे परीक्षा के समय बुखार का आना। उन्नयन या ब्रैकेट में उदात्तीकरण इस मनोरचना के द्वारा मनुष्य स्वयं को किसी प्रतिबल से बचाने हेतु रचनात्मक कार्यों में संलग्न कर देता है। उदाहरण है, तुलसीदास द्वारा प्रेम की बाजी हारने पर साहित्य की बाजी जीत जाना। युक्तिकरण या औचित्य स्थापना, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने आप को सही व उचित ठहराने के लिए झूठ कारणों व तर्कों का सहारा लेता है। जैसे परीक्षा में पास हो जाता है मगर समय पर पहुंचा नहीं। प्रतिक्रिया निर्माण, इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। जैसे सौतेली माँ द्वारा अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत होने के बावजूद प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। तादात्म्यकरण ब्रैकेट में आत्मीकरण, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने आप को किसी अन्य के अनुसार बनाने या ढालने का प्रयास करता है। जैसे फिल्मी पात्रों की नकल करना। प्रेक्षेपण, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने दोषों व कमियों को दूसरों पर आरोपित करके संतोष का अनुभव करता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अंतर्क्षेपण, इस क्रिया में मनुष्य बाहरी वातावरण के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। जैसे दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना, सुख को देखकर सुखी होना। विस्थापन, इस मनोरचना में मनुष्य अपनी संवेगों व आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर देता है। जैसे पति पत्नी का झगड़ा होने पर पत्नी द्वारा बर्तन तोड़ना। क्षतिपूर्ति, यह चेतन व अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने किसी एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे कम ऊंचाई की युवती द्वारा ऊंची एड़ी की चप्पल पहनना। दिव्य स्वपर ब्रैकेट में कल्पना तरंग, इस मनोरचना में मनुष्य अपनी एक काल्पनिक और व्यक्तिगत दुनिया का निर्माण करता है जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। वास्तविक अस्वीकरण, इस मनोरचना में मनुष्य भावी अवांछनीय वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है या उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। जैसा चूहे द्वारा बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद कर लेना। फिर अवधान अभिरुचि मनोवर्ती अभिक्षमता। अवधान में आएगा, अवधान से तात्पर्य किसी विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना। सामान्यतः अवधान के 3 प्रकार हैं। ऐकिक अवधान, किसी उद्दीपक पर अपनी इच्छा एवं प्रेरणा से ध्यान केंद्रित करना। अनैच्छिक अवधान, किसी ऐसे उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करना जो प्रेरित न करे। अभ्यासिक अवधान, बालक के समक्ष किसी उद्दीपक का बार बार प्रयोग करने पर वह उस पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, उसे अभ्यासिक अवधान कहते हैं। अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। अवधान एक शारीरिक मुद्रा की विशेष स्थिति है जो चेतन अवस्था में होती है।
अवधान जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित है। शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष विभिन्न उद्दीपक प्रस्तुत कर उनमें से किसी एक के प्रति ध्यान केंद्रित करवाया जाता है, उसे अवधान कहते हैं। अवधान कहते हैं। फिर अभिरुचि, अभिरुचि में आएगी, अभिरुचि से तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक ऐसे अर्जित या जन्मजात तत्व से होता है जिसके कारण उसमें किसी वस्तु के प्रति एक सार्थक अनुभूति उत्पन्न होती है। फर्स्ट है, किसी अन्य कार्य की तुलना में एक कार्य को पसंद करना ही अभिरुचि है। फर्स्ट है, अभिरुचि बालकों में एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उस पर ध्यान देता है और अर्थात पसंद करता है। अभिरुचि का संबंध अवधान से है, लेकिन अवधान में अभिरुचि हो या यह आवश्यक नहीं। अवधान का संबंध किसी बाह्य वस्तु से, जबकि अभिरुचि का संबंध बाह्य वस्तु के साथ साथ स्वयं व्यक्ति पर भी हो सकता है। अभिरुचि के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने अभिरुचि के कई प्रकार बताए हैं। इनमें सुपर तथा क्राइटस द्वारा बताया गया वर्गीकरण सबसे लोकप्रिय है। इनके अनुसार अभिरुचि के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है व्यक्त अभिरुचि, इसमें किसी एक क्रिया की तुलना में व्यक्ति किसी दूसरी क्रिया को अधिक पसंद करे। प्रकट अभिरुचि, व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी इच्छाओं से कोई काम करना। फिर थर्ड, आविष्कारक अभिरुचि, जिसका मापन किया जा सके। मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित अभिरुचि परीक्षण, मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित परीक्षण एक मानक परीक्षण है। स्ट्रॉन्ग अभिरुचि परीक्षण, इस परीक्षा का प्रतिपादन के स्ट्रॉन्ग द्वारा किया गया। इसमें महिलाओं तथा पुरुषों के लिए 400 प्रश्नों की सूची बनाई गई, जिसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। कोडर अभिरुचि परीक्षण, इस परीक्षण का प्रतिपादन GF कोडर द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की 16 अभिरुचियों का मापन किया गया, जैसे यांत्रिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, अंतरिक्ष आदि है। मिनीसोटा अभिरुचि परीक्षण, इस परीक्षण का प्रतिपादन M माइनेसोटा द्वारा किया गया। इसमें व्यक्ति के कौशल एवं अर्ध कौशल से संबंधित रुचियों का मापन किया गया। फिर जैक्सन अभिरुचि परीक्षण, इस परीक्षण का प्रतिपादन जैक्सन द्वारा किया गया। यह कॉलेज स्तर पर छात्रों को परामर्श देने के लिए बनाई गई मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति खास ढंग से अनुक्रिया करने की मानसिक तत्परता को मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति अर्जित है। मनोवृत्ति अनुकूल एवं प्रतिकूल हो सकती है। मनोवृत्ति सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकती है, जबकि अभिरुचि हमेशा सकारात्मक होती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन करना कठिन है, लेकिन जबकि अभिरुचि में आसान है। मनोवृत्ति में अभिरुचि की तुलना में प्रेरणा बल अधिक होता है, इसी कारण परिवर्तन असंभव है। मनोवृत्ति का संबंध आत्म संपर्क से है। अभिक्षमता ये पिक्चर, इसका ग्राफ। अभिक्षमता जन्मजात है। अभिक्षमता व्यक्ति के अंदर की आंतरिक शक्ति है जो जन्मजात होती है, लेकिन प्रशिक्षण द्वारा अर्जित भी की जा सकती है। अभिक्षमता किसी विषय या क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने या सीखने की अंत शक्ति है। अभिक्षमता में किसी विशेष क्षेत्र में कौशल को सीखने की क्षमता होती है। फिर कल्पना, तर्क शक्ति। कल्पना ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों को पुनः संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। अर्थात कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है।
चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्धारित होती है, परंतु कल्पना में लक्ष्य हो ऐसा आवश्यक नहीं। चिंतन, खासकर यथार्थवादी चिंतन में तर्क वितर्क होते हैं, जबकि कल्पना का संबंध अवास्तविकता से है। चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया होती है, जबकि कल्पना में ऐसा नहीं। मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने कल्पना के निम्न प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है पुनरुत्पादन कल्पना। व्यक्ति अपनी बीती हुई अनुभूतियों को प्रतिमाओं के रूप में सामने लाता है, जैसे सिनेमा हॉल को छोड़ने के बाद हॉल का स्मरण करना। सेकंड है उत्पादनात्मक कल्पना। व्यक्ति अपनी गत अनुभूतियों को इस ढंग से सुसज्जित करता है कि उससे किसी नई अनुभूति का जन्म होता है। फर्स्ट है रचनात्मक कल्पना। इसका संबंध भौतिक वस्तुओं के निर्माण से है, जैसे इंजीनियरिंग द्वारा मकान बनाने से पहले नक्शा तैयार करना। सेकंड सृजनात्मकता। इसका संबंध अभौतिक वस्तुओं के निर्माण से है, जैसे कवि द्वारा कहानी या कविता लिखने से पूर्व कल्पना करना। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण। पुनरुत्पादन कल्पना, यह मैकडूगल की पुनरुत्पादन कल्पना के समान है। उत्पादन कल्पना फर्स्ट है ग्राही कल्पना। इसके द्वारा जो कल्पना की जाती है वह दूसरों की बातों को ग्रहण करके की जाती है। सृजनात्मक कल्पना, परिमाणवादी कल्पना। इस प्रकार की कल्पना से व्यक्ति के सामने एक उपयोगी परिणाम आता है, जैसे कहानीकार द्वारा कहानी लिखने से पूर्व की गई कल्पना, अर्थात किसी परिणाम की कल्पना। सैद्धांतिक कल्पना, ऐसी कल्पना जो किसी महान सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन करे। व्यवहारिक कल्पना व्यक्ति द्वारा भौतिक चीज़ों का निर्माण करने से पूर्व की गई कल्पना। सौंदर्यवादी कल्पना, इस प्रकार की कल्पना से व्यक्ति को सौंदर्य की अनुभूति होती है, जैसे सुंदरता का वर्णन करना। कलात्मक कल्पना, जिन कल्पनाओं के आधार पर कलाओं का उत्पादन हो, जैसे नाट्य कला से पूर्व कल्पना करना। अनोखी कल्पना, इस तरह की कल्पना ऊंट पतंग होती है जिससे व्यक्ति का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, जैसे ओबामा के साथ डिनर करना, लाल किले पर तिरंगा फहराना। इस तरह की कल्पना करने से बालक में मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नोट, विलियम मैकडूगल और जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, लेकिन अनोखी कल्पना करने से मानसिक रोग हो जाता है। तर्क शक्ति का ये पिक्चर है इसकी। फिर तर्कना का संबंध वास्तविक चिंतन से है। तर्कना चिंतन की एक प्रक्रिया है। तर्कनात्मक चिंतन में क्रमबद्धता पाई जाती है। तर्कना में व्यक्ति पक्ष एवं विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्कना के 4 प्रकार है। फर्स्ट है आगमनात्मक तर्कना, जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों को अपनी ओर से नए तथ्यों के साथ जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे सृजनात्मकता तर्कना कहते हैं। सेकंड है आलोचनात्मक तर्कना। व्यक्ति किसी घटना या वस्तु के गुण दोषों को परख कर कल्पना करता है। निगमनात्मक तर्कना, जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। सादृश्यतावादी तर्कना, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जैसे महाराणा प्रताप की उपमा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।